अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज सुनते हैं एक सच्ची कहानी, आंखों पर आशिक जिन्नात। अनीला की आंखें चली गईं। क्या? हाँ बेटा। मगर कैसे मामा? पता नहीं बेटा, बस इतना जानती हूँ कि वो सुबह सोकर उठी थी और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर ये सब सच है। अब वो कभी देख नहीं पाएगी। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी आंखें तेज़ तपिश की वजह से बिनाई से महरूम हो गई हैं। इसके अलावा अनीला ने अभी तक कुछ नहीं बताया। माँ का ये इंकिशाफ मुझ पर पहाड़ तोड़ चुका था। अनीला कभी देख नहीं पाएगी, मैं ये सोच सोचकर पागल हो रहा था। इतनी खूबसूरत आंखें, खूबसूरती का मुजस्मा थी उसकी आंखें, कैसे नाबीना हो सकती थी। उसकी आंखों में तो गहरे रंग भरे हुए थे, फिर देखने वाला डूब जाया करता। क्या किसी की नज़र लग गई है? मैंने अपने ख्याल को जाहिर किया, मगर मैंने खुद ही नफ़ी कर दी। नज़र का लग जाना इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि इससे किसी की बिनाई छीन ले। इस हद तक हो सकता है कि उसकी आंखों में जलन हो, दर्द हो। वाकई उसकी आंखों में पुरस्रारियत थी, अजीब तपिश थी, गर्माहट थी। हम तो सिर्फ इतना जानते थे कि उसकी आंखें खूबसूरत थीं। हल्का नीला और सब्ज रंग उसकी आंखों में नुमाया रहता था। इतना तो हम जानते थे कि उसके साथ कई अजीब और गरीब वाक़यात का मुशाहदा भी हुआ, लेकिन ये बात मैं जानता था और उसकी बहन। एक दिन की बात है। उस दिन उसके घर में खाने की टेबल पर सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। करीब ही टेबल पर पानी से भरा हुआ शीशे का गिलास रखा हुआ था और पास ही अनीला बैठी हुई थी। कभी कभी मैं उसको चुपके चुपके देख लेता था, लेकिन जब भी मैं उसकी तरफ देखता, उसकी नज़र मेरी तरफ नहीं बल्कि पानी से भरे हुए उस गिलास की तरफ होती। मैंने कई बार उसे देखा, मगर उसे उसी तरह महवियत से पानी के गिलास की तरफ नज़र जमाए हुए देखा, जैसे वो पानी में कुछ तलाश कर रही है। मैंने भी यही समझा और खाने में मसरूफ़ हो गया। मगर उस वक्त मैं उछल पड़ा और हैरत की इंतहा ना रही जब गिलास दो हिस्सों में तकसीम हो गया। वो सारा पानी टेबल पर बह रहा था। अचानक पानी का कतरा मेरे बदन से टकराया। ऐसा लगा वो बेइंतहा गर्म है। मैं चीख पड़ा। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो उधर टेबल पर ही घूर रही थी। गिलास तो मौजूद नहीं था, लेकिन उस जगह पर उसकी नज़रें जमी हुई थी। मैंने अनीला को झंझोड़ डाला। अनीला, अनीला। मेरे इस तरह हिलाने पर वो होश में आ गई, चारों तरफ देखने लगी। अब सब कुछ सुकून में था। जब उसकी नज़र टेबल पर बिखरे हुए पानी पर पड़ी और टूटे हुए गिलास पर, तो उसने कहा, क्या हुआ? क्या मेरे हाथ से गिलास टूट गया है? मैंने उसको उस वक्त बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि उसे इल्म ही नहीं है कि क्या बीत गई है, उसकी आंखों ने क्या कर दिखाया है। लेकिन उस बात को सिर्फ मैंने नोट किया था, उसके घर वालों ने नहीं। अभी साफ कर देती हूँ। वो कपड़े से सारा पानी साफ करने लगी। उस वाक़े के बारे में किसी को खबर ना हुई, क्योंकि हर एक काम में मसरूफ़ हो गया। लेकिन मुझे एक बात का अंदाज़ा हो गया था कि उसकी आंखों में अजीब पुरस्रारियत है, क्योंकि जब भी शीशे की कोई भी चीज़ सामने आती, उसके गोया दो दुश्मन आमने सामने हो, वो शीशे को आंख भरकर देखती तो शीशे के टुकड़े बिखर जाते। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, जिस आईने के सामने वो अपने बाल बना रही थी, अपने हुस्न को देख रही थी, वो आईना भी उसके हुस्न की ताब न लाकर रेजा रेजा होकर बिखर गया। इस बात की खबर घर में किसी को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन ये राज उस वक्त खुला जब अनीला ने अपनी छोटी बहन नायला से वो आईना मांगा। नायला ने बिला झिझक उसको वो आईना दे दिया। अनीला अपने हुस्न को आईने में देखने लगी। नायला उसके इंतज़ार में थी कब वो आईना उसको देती है, मगर अनीला तो आईने में खोसी गई, जैसे किसी को बहुत अरसे बाद कुछ देखने को मिला हो। नायला ने जब उसे इस तरह खोए हुए पाया तो वो बहुत हैरान हुई और उसे अजीब सा लगने लगा कि मेरी बहन को क्या हो गया है। अभी वो सोच ही रही थी कि किरिच की आवाज़ के साथ किसी चीज़ के टूटने का एहसास हुआ। जब नायला ने फर्श पर नज़र डाली तो आईना अनीला के हाथ से रेजा रेजा होकर बिखर रहा था। जब उसने अनीला की तरफ देखा तो वो अभी तक न जाने किस जहां में खोई हुई थी। नायला ने शीशे की परवाह न करते हुए अनीला को झंझोड़ डाला। अनीला, अनीला। अनीला चौंक सी गई। वो इस तरह अंगड़ाई लेने लगी जैसे नींद से बेदार हुई हो। वो आईने से बेखबर थी, जिसका एक टुकड़ा अभी भी उसके हाथ में मौजूद था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि अभी कुछ देर पहले क्या कुछ हुआ है, और नायला को देखने लगी जो बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी। अचानक नायला की नज़र एक टुकड़े पर पड़ी जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, मगर आधा था। फिर उसे ऐसे कई टुकड़े नज़र आए जिनके पीछे कुछ न कुछ लिखा हुआ था। उसने कुछ सोचकर आईने के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। तब एक नाम सामने जाहिर हुआ, आंखें।
हाँ, आंखें लिखा हुआ था। नायला के सामने एक बात तो खुलकर आ गई थी कि आंखों का कुछ न कुछ जरूर चक्कर है और उसकी बहन से जुड़ा हुआ है। उसने ये बात सबसे छुपाई और किसी दूसरे आईने के टूटने का इंतजार करने लगी। और फिर जल्द ही ऐसा हुआ। जब दूसरे आईने के टुकड़ों को उसने जोड़ा तो उसके पीछे भी आंखें लिखा हुआ था। और गिलास वाला वाकया भी 2 दिन पहले का था जो मेरे सामने पेश आया था। नायला ने वो सारी बातें मुझे बतला दी। मैंने भी उसकी हर बात सच मान ली। वाकई ऐसा था। ये बात समझने में किसी भी दलील या सबूत की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम दोनों गवाह थे। आईने का टूटना और उसके पीछे आंखें लिखा होना, ये एक अजीब पुरस्कारियत सी बात थी और हमें इस राज को फाश करना था। मैं मुसलसल 1 साल तक इस खोज में लगा रहा पर मुझ तक कोई भी खबर नहीं पहुंची जिससे मैं अंदाज़ा लगा सकता कि उसकी आंखों का क्या मामला है। शीशे वैसे ही टूटते रहे और एक दिन तो हमारा दिल ही टूट गया जब ये खबर मिली कि अनिला की आंखें चली गई हैं, वो नाबीना हो गई है। दूसरे दिन मैं फौरन अपने मामू के यहाँ अनिला के घर मौजूद था। हर शख्स परेशान परेशान सा लग रहा था। मैं अनिला को ढूंढता हुआ घर से बाहर निकला तो वो मुझे घर के बिल्कुल सामने जामुन के दरख्त के नीचे नजर आई। दुनिया से बेगानी किसी ख्याल में गुम थी। मैं आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। उसे मेरी आमद का पता नहीं चल सका। मैंने खुद ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और गले से आवाज़ पैदा करने लगा। वो आवाज़ सुनकर चौंक गई और अपने आसपास हाथ मारने लगी। शायद अनदेखे हुए वजूद को छूना चाहती थी। फिर अचानक से बोल पड़ी, शाजिर, शाजिर। नाम सुनकर मुझे शदीद झटका लगा। ये शाजिर कहाँ से आ गया? मजीद मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता था, इसलिए फौरन बोल पड़ा, मैं साहिल हूँ। मुझे ऐसा लगा कि साहिल का नाम सुनकर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वो साहिल जिसका नाम सुनकर वो शर्मा जाती थी, खुशी से झूम जाती थी, आज वो उदास थी। खैर, मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। उसने मुझसे कहा, साहिल तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारी राह तक रही थी। मुझसे रहा न गया और मैंने बोल दिया, मगर अनिला ये शाजिर कौन है? उसने कहा, छोड़ो, तुम ये मुझे बताओ कि तुम कैसे हो। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अपनी बताओ, ये क्या हो गया? बस क्या कहूँ, कुदरत के खेल है। मेरी दुनिया के सब रंग बेनूर हो गए हैं। देखो, आंखों से अंधी हो गई हूँ और फिर अब कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। अनिला तुम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गया हूँ ना? हाँ, तुम आ गए हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल एक राज है जो मैं तुमसे छुपा रही थी। कौन सा राज? वही जो तुम पूछते थे। अनिला काफ़ी हद तक संजीदा थी। वही जो तुम बार बार मुझसे पूछते थे कि गिलास क्यों टूटते हैं, आईना क्यों टूटता है, मेरी आंखें। साहिल, असल कहानी कुछ और है। वो गिलास का टूटना, आईनों का रेजा रेजा होकर बिखरना, सब मेरी आंखों की वजह से था और मैं ये सब जानती थी, मगर किसी को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। मैंने तुमसे भी झूठ बोला जबकि मैं होश में होती थी। बस तुमको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब थक गई हूँ जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, तुम आगे तो बताओ, क्या है वो राज? खोलो उसको मेरे सामने। साहिल, जब मैं पहली बार खेतों में गई तो वो मुझे सरसों के फूलों में नजर आया। मैं नहीं जानती थी वो कौन है और कहाँ से आया है। वो मेरी उम्र का था। रंगों से मोहब्बत थी उसको, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि उसे रंगों से इश्क था। कभी वो नीले आसमान को देखता तो कभी खूबसूरत मनाजिर में खो जाता। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। उस दिन उससे मेरी पहली मुलाकात हुई। वो सरसों के फूलों में एक तितली के पीछे भाग रहा था, सफ़ेद लिबास में मलबूस। वो बड़ा प्यारा लग रहा था। उसके बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे। शायद वो तितली को पकड़ना चाहता था। अपने इर्द गिर्द से बेगाना वो तितली के पीछे भाग रहा था। फिर ऐसा हुआ, उसने तितली को पकड़ लिया। तितली नाजुक थी, उसके हाथों में आकर मसल जाती, लेकिन उसने इतने प्यार से पकड़ा कि वो उसके हाथों में आकर फड़फड़ा रही थी, मरी नहीं। वो उसको प्यार से सहलाने लगा। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मुझे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर शर्मिंदा सा होने लगा। शायद उसके लिए तितलियों का पकड़ना बच्चों का काम है और वो मुझे ऐसे देखता हुआ शर्मिंदा हो गया। वो मेरे करीब आने लगा। एक अजनबी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं सहम गई, मगर उससे खौफ नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि वो बहुत मासूम लगता था, भोला सा। वो मेरे बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि वो मेरी आंखों में झांक सकता था। फिर ऐसा हुआ कि वो मेरी आंखों में ऐसा खोया कि खुद से भी बेगाना हो गया। पता नहीं वो मेरी आंखों में क्या तलाश कर रहा था। तितली अभी भी उसके हाथों में झूल रही थी। फिर अचानक तितली ने पर फड़फड़ाए तो उसको उसके वजूद का एहसास हुआ और वो मेरी आंखों से निकलकर बाहर आ गया। मेरी आंखों में झांककर वो फिर से शर्मिंदा हो गया।
وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے اس نے وہ رنگ برنگی تتلی اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان قید کر لی تھی۔ اس طرح کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک خلا سی بن گئی تھی۔ وہ بار بار دونوں آنکھوں سے جھانک کر تتلی کو دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں۔ کچھ دیر اس نے اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں۔ کچھ دیر تک اس کی آنکھیں ہلتی رہیں، پھر اپنی جگہ آ کر ٹھہر گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تتلی اس کے ہاتھوں سے نکل کر آزاد ہو گئی۔ مگر اب ایسا لگتا تھا وہ پہلے والی تتلی نہیں ہے بلکہ بے رنگ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہی تتلی کے سب رنگ اس کی آنکھوں میں نمایاں تھے، جھلک رہے تھے۔ میں اس کی آنکھوں میں ایسی کھوئی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں خود سے بیگانی ہو گئی۔ جو میں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، میری آنکھوں میں نشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر جو ہی اس نے پلکیں جھپکائیں، میں ہوش کی دنیا میں واپس چلی آئی۔ گویا کہ جس نشے میں ڈوبی جا رہی تھی، اس کا آنکھوں کو جھپکنا درمیان میں حائل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس نے اچانک یہ جملہ بول دیا۔ اس کے اس جملے پر میں سمٹ سی گئی۔ شاذر ہوں میں، اس نے بولنا شروع کیا۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ میں کسی صورت میں بھی اس کی دوستی کو ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جہاں اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں وہاں وہ خود بھی حسن کی دولت سے مالا مال تھا۔ میں نے ایسا انسان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات میں ہی کسی اتنی قربت کو میں نے محسوس کیا جو آج تک میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ مجھے رنگوں سے الفت ہے، اس نے اپنے شوق کا اظہار کیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ مجھے رنگوں سے پیار ہے، جہاں بھی خوشنما نظارے دیکھتا ہوں ان میں کھو جاتا ہوں، ان میں سمانے کو دل کرتا ہے، اپنانے کو دل کرتا ہے، سب رنگ چرانے کو دل کرتا ہے۔ مگر جو نظارے تمہاری آنکھوں میں نے دیکھے ہیں، وہ نظارے میں نے کہیں اور نہیں دیکھے ہیں۔ تمہاری آنکھیں سچ میں بے انتہا خوبصورت ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے سب رنگ میں چرا لوں گا ایک دن۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے کیوں کہا یہ کہ تمہاری آنکھیں چرا لوں گا؟ شاید مذاق کر رہا تھا۔ عجیب شوق ہے۔ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا عجیب سا انداز ہے، اتنے اجنبی، ابھی دوستی کی آفر کی اور پھر سب کچھ نظر انداز کر کے ایک طرف کو چل دیے۔ لیکن میں اس سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں نے پلکیں جھپکی، وہ جا چکا تھا۔ میری آنکھوں سے اجھل ہو گیا تھا اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل دی۔ پھر میرے دل و دماغ پر وہی طاری تھا۔ میں اسے بھلانے کو بھولتی نہیں تھی، بس اسی کے بارے میں سوچنا، خیالوں میں اسی کے چہرے کے گرد گھومتے رہنا، اس کے لیے تڑپنا میری عادت سی بن گئی۔ میں پاگل ہو رہی تھی اس کے لیے، میں بیزار ہو رہی تھی ہر چیز سے۔ تمہیں محسوس ہوا تھا کہ میں تمہاری طرف نہیں دیکھتی تھی، خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی، گلاس کو دیکھتی تھی، کیونکہ مجھے اس کا چہرہ ہر آئینے میں نظر آتا تھا۔ میں کھو جاتی تھی اور اس آئینے کو دیکھتے دیکھتے میں اس کو توڑ دیتی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد میری نگاہوں میں گرمائش آ گئی تھی، ایک پراسراریت آ گئی تھی۔ میں شیشے کو دیکھ کر توڑ دیتی تھی، اور یہ بات تم نے محسوس کی تھی اور بہن نے میری۔ لیکن میں تمہیں کیا بتاتی کہ میں کسی کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ ہر روز آئینے کو ریزہ ریزہ کر کر بکھیر دینا یہ میرا کام نہیں تھا، یہ اس کا کام تھا۔ میں نہیں جانتی تھی، شاید میری آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ آئینہ ٹوٹ جاتا تھا، اور یہ اس کی محبت کی گرمی تھی۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا۔ کل جب دوسرے دن میں اس سے ملنے گئی تو وہ پہلے ہی جامن کے درخت کے پاس موجود تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بے صبری سے میرا منتظر ہو۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر خوشی رقص کرنے لگی۔ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا، اس نے بیزاری سے کہا، اور دور خلاؤں میں گھورنے لگا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ مگر وہ ناراض کیوں تھا؟ یہ حق تو ابھی میں نے اس کو دیا نہیں تھا۔ پھر کیوں ناراض تھا؟ شاید مجھے اپنا سمجھ بیٹھا تھا۔ پھر اس نے میرے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا لیا کہ میں رات بھر اس کے لیے تڑپتی رہی ہوں۔ میں نے بھی اسے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ابھی بھی خلاؤں میں گھور رہا تھا، اور پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دیکھا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ روٹھا روٹھا سا لگ رہا تھا، پھر بھی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پھر اپنا شوق بیان کرنے لگا، انیلا، اس سے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتے ہو تم؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آتا ہوں۔ تو پھر بتاؤ نا، میں نے بے صبری سے کہا۔ انیلا، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ میں انسان نہیں ہوں۔ انسان نہیں ہوں؟ اچھا، مذاق کر رہے ہو؟ ارے مذاق کرنا چھوڑو۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سنجیدہ ہوں۔ تو پھر کیا ہو، کوئی جن ہو؟ نہیں انیلا،
मैं जिन भी नहीं हूँ। उसने फिर अजीब बात कह डाली। अजीब इंसान हो, कभी कहते हो इंसान नहीं हो, कभी कहते हो मैं जिन नहीं हूँ, फिर क्या हो? मेरी बात का यकीन करो ना, मेरा ताल्लुक जिन्नात से है और ना ही इंसानों से। इस बार वो काफ़ी संजीदा था और सच्चाई उसकी आंखों से झलक रही थी। मुझे भी उसकी बात संजीदा लगी। फिर वो कहने लगा, अनिला, ना हमारा ताल्लुक जिन्नात से है और ना ही इंसानों से। बस इतना समझ लो कि हम जिन्नात और इंसानों के दरमियान की मखलूक हैं। हमारी कुछ नस्लें जिन्नात जैसी हैं और कुछ इंसानों जैसी, लेकिन हम उन दोनों के बीच नहीं रह सकते, अलग थलग ही रहना पसंद करते हैं। हमारा भी एक कबीला है, हमारी भी एक बस्ती है, हम अपनी दुनिया में रहते हैं। उसकी बातें हैरान कर देने वाली थी और मैं हैरानगी से उसको देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। हमारी सरदार एक परीजात थी, उसे एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया जिसे रंगों से बेहद इश्क था। परी ये बात जानती थी। उसने उस इंसान की खुशी के लिए अपनी सारी नगरी को रंगों में रंग दिया और उन्हीं रंगों के दरमियान उनकी शादी हो गई। सब ये बात जानते थे कि परी और इंसान का मिलाप मुमकिन नहीं, मगर उसमें हमारी सरदार की खुशी थी। कोई क्या कर सकता था? उनकी शादी के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो अजीब था। ना उसे इंसान कहा जा सकता था और ना ही परीजात, मगर वो दिखता बिल्कुल इंसान जैसा था और सलाहियतें जिन्नात जैसी थी। परी के बाद वो उसका जानशीन ठहरा। उसकी नस्ल जब आगे बढ़ी तो सब उसी तरह के हो गए। उन्हीं में से मैं एक हूँ। फिर उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली, क्योंकि जिन्नात के साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता था। उसने अपनी माँ का एक मुजस्मा बना लिया और फिर उसने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि प्यारे प्यारे रंग चुरा कर लाओ, हम अपनी इस प्यारी सी माँ को रंगों में नहलाएंगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर हर एक की ये कोशिश होती कि अच्छे से अच्छा रंग लेकर आए ताकि उसे इनाम मिल जाए। रंग चुराने में वो इतने लालची, इतने हरीस हो गए कि आंखों के रंग भी चुराने लगे। और फिर बात इतनी आगे बढ़ गई कि आंखों का रंग चुराने के बजाय आंखों की बलि दी जाने लगी उस मुजस्मे के आगे। उनमें से किसी एक की नज़र तुम पर पड़ गई और मुझे हुक्म हुआ कि मैं तुम्हारी आंखों के सब रंग चुरा लूं। हमारी परी को खुश करने के लिए तुम्हारी आंखों की बलि चाहिए। बस मैं तुम्हारी आंखें चुराने आया हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया है, फिर मैं कैसे तुम्हारी आंखें चुरा लूं? वो अपनी कहानी सुनाकर फिर खलाओं में घूरने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अजीब सी नज़रों से उसे देख रही थी। मेरी सोचें गहरी होती जा रही थी कि ये इंसान नहीं है, आंखों के सब रंग चुराना चाहता है, मुझसे मोहब्बत भी है। अभी मैं सोच ही रही थी कि उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी नगरी दिखाना चाहता हूँ, और फिर बोल पड़ा। मुझे इतना भी मौका न मिला कि मैं उसकी सुनाई हुई कहानी पर गौर कर सकूं। चलोगी मेरे साथ? उसने ये बात ऐसे हुक्म से कही कि मैं सर हिला के रह गई। कहाँ है तुम्हारी दुनिया? मैंने उससे कहा। शायद तुमको यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ और एक तरफ को चल दिया। इस बार वो मुझे गहरी सोचों में डाल कर गया और मेरे लिए उन सोचों से निकलना किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं था। जो कहानी वो सुना गया था वो तो मुझे अफसाना निगार लगता था, मगर जिस संजीदगी से उसने अपनी कहानी सुनाई थी, कभी कभी तो उस कहानी पर सच का गुमान होने लगता था। बहरहाल जो भी था, मैं उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चल दी। घर आकर भी उन्हीं ख्यालों में जकड़ी रही। क्या ये सच पर मबनी है? क्या रात को वो आएगा? लगता तो नहीं है। और फिर कुछ सोचकर रात होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो जो भी था बस मुझे अच्छा लगता था। मैं उसकी दीवानी हो रही थी। मैं समझती थी कि मेरा हर पल, हर लम्हा उसके साथ गुजरे। मैं तुमसे हट चुकी थी साहिल। मुझे तुम याद ही नहीं थे। मुझे सिर्फ वही नज़र आता था, हर जगह, हर सूरत में, हर आईने में, हर शीशे में। मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार कर रही थी। मैंने छत पर टहलना शुरू कर दिया। काफ़ी रात बीत गई, वो अभी तक नहीं आया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि खेतों में जाकर देखती हूँ, शायद वो आ गया हो, मगर उस वक्त बाहर निकलने से मुझे खौफ आता था, सो मैं छत पर ही टहलने लगी। फिर मैं कितनी देर उसका इंतज़ार करती रही। उसे ना आना था और ना आया। मैं मायूस होकर नीचे चली आई। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि आने का वादा करके वो ना आया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था, ना चाहते हुए भी। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। फिर न जाने कब नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं नींद की आगोश में झूलने लगी। मगर मुझे ऐसा लगा कि ज़रा सी आहट से मेरी आंखें खुल गई हैं। सामने नज़र पड़ी तो शाजिर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों उसको देखकर मेरा दिल ठहर जाता था। मैं कुछ नहीं कर पाती थी। दिल हार गई थी।
پھر مجھے ایسا لگا کہ میں کسی اور دنیا میں موجود ہوں۔ یہاں تو ہر طرف دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا، ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شاذر چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ تم کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کتنا انتظار کیا تھا میں نے غصہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، غصہ نہ کرو، دیکھو تم کہاں موجود ہو، تم پریوں کی دنیا میں ہو۔ میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لے کر ایک طرف کو چل دیا۔ واقعی اس کی دنیا بہت خوبصورت تھی، کہیں پر جھیل اور کہیں پر اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ خوبصورت نظارے میرے دل کو بھا رہے تھے۔ ہر طرف پھولوں کی بھرمار تھی اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ انسان کو پاگل کر دے ایسی خوشبو تھی وہ۔ ایسے رنگ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہم خوبصورت نظارہ کرتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے۔ پھر ایسی جگہ پر ہم آئے جہاں پر ایک مجسمہ بنا ہوا تھا۔ وہاں پر ان کی پری کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، انیلا، یہ ہے ہماری پریزاد جنہوں نے انسان سے محبت کی اور پھر ان کی خاطر ہم رنگوں کو چراتے ہیں۔ یہ ہماری پیاری سی پریزاد ہیں۔ تمہاری آنکھیں بھی یہاں مجھے قربان کرنی ہیں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بینائی چھین لی جائے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ میں اپنی سردار کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ ان کی خوشی اسی میں ہے کہ تمہاری آنکھوں کی قربانی دی جائے۔ تمہاری آنکھیں میرے پاس امانت رہیں گی۔ جس دن ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہم تمہاری بینائی تمہیں لوٹا دیں گے۔ آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی، بس ایک دن تمہاری بینائی لوٹانے ضرور آؤں گا۔ میرا انتظار کرنا، میں ضرور آؤں گا۔ اور پھر اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اب تک کچھ دیر پہلے جو میرے سامنے حسین نظارے تھے، سب کھو گئے، سب دھندلے دھندلے ہو گئے۔ میں شاذر شاذر پکارنے لگی، مگر وہ ہوتا تو مجھے ملتا نہ۔ وہ جیسے غائب ہو گیا تھا۔ کچھ تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی، گرنے ہی والی تھی کہ میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ تیری آنکھوں کی قربانی دینی ہے، میں تیری آنکھوں کے سب رنگ چرا لوں گا۔ واقعی اس نے میرے سارے رنگ چھین لیے، مجھے اندھا کر دیا۔ میری آنکھوں کے سب رنگ چرا کر وہ لے گیا۔ بہت عزیز تھی اسے میری آنکھیں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر میری آنکھیں لے گیا۔ آج مجھے اس کی ہر بات سچ لگ رہی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کے غم میں ڈوبی جا رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اچانک ہی میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر گھر والے جمع ہو گئے۔ سب مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چیخا تم نے؟ میں ان کو کیا بتاتی میرے ساتھ کیا سانحہ ہو گیا ہے؟ بس ان کو اتنا بتایا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں بینا نہیں ہوں، میں نابینا ہو چکی ہوں۔ یہ بات سن کر سب حیران تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو سوئی تھی، اور سوتے میں ہی تمہاری آنکھیں تم سے کس نے چھین لی؟ لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ 1 سال بیت گیا۔ میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، شاید وہ آئے اور میری آنکھیں مجھے لوٹا دے۔ تم مجھ سے وہ راز جاننا چاہتے تھے، آج میں نے تمہیں وہ راز بتا دیا۔ میری آنکھوں میں وہ پراسراریت تب سے آئی تھی جب سے وہ مجھے ملا تھا، جب سے اس کی آنکھوں میں نے جھانکا تھا۔ اس کے بعد سے وہ تمام شیشے، تمام آئینے ٹوٹتے تھے، لیکن اب وہ میری آنکھیں لے گیا ہے۔ دعا کرو ساحل، وہ میری آنکھیں مجھے لوٹا دے۔ اگر اس کو مجھ سے محبت ہے تو وہ ایسا کرے گا۔